नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, सूजन केन की शांत अंतर्मुखियों की शक्ति। हाँ बिल्कुल, क्वाइट। हाँ, क्वाइट तो हमने इसके कुछ मुख्य विचार निकाले हैं और आज कोशिश करेंगे समझने की कि ये अंतर्मुखी होना मतलब इंट्रोवर्ट होना असल में क्या है और क्यों ये एक छुपी हुई ताकत हो सकती है, खासकर ऐसी दुनिया में जहाँ हर कोई चाहता है कि आप बस बोलते रहें, सोशल रहें। सही बात है, हर तरफ बस एक्सट्रोवर्ट्स का बोलबाला लगता है। बिल्कुल। किताब इसी से शुरू होती है। एक बड़ा मजेदार आइडिया है, वो कहती हैं बहिर्मुखी आदर्श मतलब एक्सट्रोवर्ट आइडियल। हाँ। कैसे आजकल खासकर वेस्टर्न कल्चर में जो लोग ज्यादा बोलते हैं, सोशल हैं, आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं, उन्हीं को ज्यादा आइडियल माना जाता है। हाँ, और ये भी कि कैसे इतिहास में पहले चरित्र पर जोर था और अब पर्सनालिटी पर आ गया है ना? हाँ, ये शिफ्ट बहुत महत्वपूर्ण है और किताब बताती है कि ये सिर्फ मतलब सामाजिक दबाव नहीं है, इसके पीछे कुछ बायोलॉजिकल कारण भी है। अच्छा, बायोलॉजिकल। हाँ, जैसे अंतर्मुखी लोगों का जो नर्वस सिस्टम होता है वो बाहरी उत्तेजनाओं मतलब एक्सटर्नल स्टिम्युलेशन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। ओह, उन्हें कम स्टिम्युलेशन चाहिए होता है शांत महसूस करने के लिए। किताब में ऑर्किड परिकल्पना का भी जिक्र है। ऑर्किड परिकल्पना, ये क्या है? हाँ, जैसे ऑर्किड का फूल नाजुक होता है ना, करेक्ट। सही माहौल मिले तो बहुत सुंदर खिलता है, पर जरा सी गड़बड़ हुई तो मुरझा जाता है। वैसे ही अंतर्मुखी लोग सही शांत माहौल में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्यादा शोर शराबा या दबाव हो तो स्ट्रगल करते हैं। अरे वाह। और डोपामाइन स्टडीज भी यही बताती है, बहिर्मुखी लोगों को रिवॉर्ड या एक्साइटमेंट से मिलने वाले डोपामाइन किक की जरूरत ज्यादा होती है। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। तो इसका असल जिंदगी में रोजमर्रा में क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका असर हर जगह दिखता है। जैसे दफ्तरों में आजकल वो ओपन ऑफिस प्लान बहुत चलते हैं, या फिर लगातार ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। हाँ बिल्कुल। किताब कहती है कि ये माहौल अंतर्मुखियों के लिए अक्सर बहुत थकाने वाला और मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उन्हें शांति चाहिए होती है। हाँ, उन्हें गहराई से सोचने के लिए, फोकस करने के लिए शांत जगह चाहिए। ग्रुप में लगातार बोलना उनके लिए नेचुरल नहीं होता। मुझे याद है किताब में स्टीव वॉज़नियाक का उदाहरण था, एप्पल वाले। हाँ, स्टीव वॉज़नियाक। कैसे उन्होंने अकेले में मतलब घंटों अकेले काम करके वो शुरुआती कंप्यूटर डिजाइन किए। ये तो दिखाता है अकेले काम करने की शक्ति। बिल्कुल। और यहीं पर क्रिएटिविटी और अकेलेपन का वो कनेक्शन आता है। सूजन केन कहती हैं कि अक्सर जो सबसे हटकर ओरिजिनल आइडियाज होते हैं वो अकेले में सोचने से आते हैं। जबकि ग्रुप में क्या होता है, कई बार ग्रुप थिंक हो जाता है। हाँ, सब एक जैसा सोचने लगते हाँ, हैं। और कोई अलग बोलना नहीं चाहता, तो इंडिपेंडेंट सोच दब जाती है। और लीडरशिप का क्या? ये धारणा तो बहुत आम है कि अच्छे लीडर तो बहिर्मुखी ही होते हैं, एकदम मुखर, बोलने वाले। ये एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे किताब तोड़ती है। अंतर्मुखी लोग भी बहुत बहुत प्रभावी नेता हो सकते हैं। अच्छा। कैसे? खासकर ऐसी टीम्स के साथ जो खुद आगे बढ़कर काम करने वाली हों, प्रोएक्टिव हों, क्योंकि अंतर्मुखी लीडर ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। वो दूसरों के आइडियाज को जगह देते हैं, खुद ही हावी नहीं होते और ज्यादा विचार करके फैसले लेते हैं। सोचिए ना, रोजा पार्क्स, महात्मा गांधी। हाँ, सही कहा। उन्होंने कोई भाषणबाजी नहीं की, पर कितने शक्तिशाली आंदोलन खड़े कर दिए अपनी शांत दृढ़ता से। बिल्कुल। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, ये तो हुई काम और लीडरशिप की बात। निजी रिश्तों पर भी इसका कुछ असर पड़ता है अंतर्मुखी बहिर्मुखी जोड़ियां में? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। किताब इस पर भी बात करती है, कहती है कि ये जोड़ी सफल हो सकती है, मजबूत बन सकती है अगर दोनों एक दूसरे की एनर्जी की जरूरतों को समझें और उसका सम्मान करें। मतलब? कैसे? जैसे मान लीजिए एक पार्टी है, तो हो सकता है बहिर्मुखी साथी को देर तक रुकना, सबसे मिलना जुलना पसंद हो, जबकि अंतर्मुखी साथी को शायद जल्दी थकान महसूस हो और उसे घर जाकर रिचार्ज होने की जरूरत लगे। हाँ, ये तो होता है। तो यहाँ बस आपसी समझ और बीच का रास्ता निकालने की बात है, एक दूसरे पर दबाव डालने की नहीं। सही, एक दूसरे को स्पेस देना। एग्जैक्टली। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है सांस्कृतिक अंतर। हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि हर कल्चर बहिर्मुखता को ही आइडियल नहीं मानता। जैसे कई पूर्वी संस्कृतियां हैं, चीन, जापान। अच्छा। वहां अक्सर विनम्रता, शांति, ग्रुप के साथ हार्मनी में रहना, इन बातों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये आइडियल क्या है, ये भी कल्चर पर निर्भर करता है। ये भी सही पॉइंट है। मतलब हम जिसे नॉर्मल या आइडियल मान रहे हैं वो शायद यूनिवर्सल ना हो। अच्छा, किताब में बच्चों के बारे में भी कुछ था शायद,
अंतर्मुखी बच्चों के बारे में। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है किताब का। पेरेंट्स और टीचर्स को सलाह देती है कि अंतर्मुखी बच्चों को समझें, उन पर ये दबाव ना डालें कि तुम खुलकर सामने क्यों नहीं आते या ज्यादा बोला करो। उन्हें बदलने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, बल्कि उनकी जो ताकतें हैं, जैसे वो शायद ज्यादा ध्यान से सुनते हों, गहरी सोच रखते हों, ज्यादा एम्पैथेटिक हों, उन्हें पहचानें और उन्हें एनकरेज करें, उन्हें उनके स्वभाव के साथ कंफर्टेबल महसूस कराएं। सही बात है। अच्छा, और जो हम जैसे बड़े लोग हैं उनके लिए भी किताब में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। मुझे याद आ रहा है रेस्टोरेटिव नीचेस जैसा कुछ था। हाँ, रिस्टोरेटिव नीचेस, इसका मतलब है अपने लिए दिन भर में ऐसी छोटी छोटी जगहें या वक्त निकालना जहां आप बाहरी दुनिया की उत्तेजना से थोड़ा कट सके और अपनी एनर्जी वापस पा सकें। अच्छा, जैसे वॉक पर चले जाना, या अगर किसी भीड़ वाली जगह पार्टी वगैरह में है तो बीच में कुछ मिनट के लिए किसी शांत कोने में चले जाना, बस खुद को रिचार्ज करने के लिए। ये तो बहुत काम की टिप है, मतलब छोटे ब्रेक्स लेना। हाँ, और एक सलाह ये भी है कि सामाजिक सिचुएशन से घबराने की बजाय उनके लिए थोड़ी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जैसे अगर किसी मीटिंग में जाना है तो पहले से सोच लें कि क्या पॉइंट्स रखने हैं। या किसी पार्टी में जा रहे हैं तो 2-4 लोगों के बारे में सोच लें जिनसे बात शुरू कर सकते हैं। इससे एंजाइटी कम होती है। हाँ, ये भी मदद कर सकता है। और सबसे जरूरी, अपनी जो नेचुरल ताकतें हैं, गहरी सोच, अच्छी लिसनिंग स्किल्स, फोकस करने की क्षमता, उनको पहचानें और उनका इस्तेमाल करें। यही आपकी सुपर पावर है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो क्या मुख्य बातें होंगी, की टेकअवेज? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे पहली और बड़ी बात तो यही है कि अंतर्मुखता कोई कमजोरी नहीं है, ये बस एक अलग तरह का स्वभाव है जिसकी अपनी अनोखी ताकतें हैं। सही। दूसरी बात, सफल होने के लिए आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने स्वभाव को समझना है और उसके हिसाब से अपना रास्ता बनाना है, अपने तरीके से काम करना। हाँ। तीसरा, समाज को, हम सबको फायदा तब होता है जब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों तरह के लोग एक दूसरे के डिफरेंस का सम्मान करें और साथ मिलकर काम करें। बैलेंस। बिल्कुल। और आखिरी बात, शायद सबसे जरूरी, अंतर्मुखी लोगों के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस, ये मानना कि आप जैसे हैं ठीक है, आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। संदेश एकदम साफ है। हमें अपने अंदर की और अपने आसपास मौजूद शांत शक्तियों को पहचानना चाहिए और उनकी कद्र करनी चाहिए। हाँ, और जाते जाते यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारे स्कूल, हमारे दफ्तर, हमारा समाज, मतलब सच में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों तरह के स्वभाव और उनके योगदान को बराबर का महत्व देने लगे। सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि असल में प्रैक्टिकली। तो क्या बदलाव आ सकते हैं और हम सब अपने लेवल पर ऐसे कौन से छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं जो इस बैलेंस को बढ़ाने में मदद करें?